तो बच्चों हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, तो भाई हमने एप्लीकेशंस देखे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के, ठीक है, और हमने ये भी देखा कैसे न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ को भी वेरीफाई करता है। ठीक है, तो अब आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स आपका थर्ड लॉ। ठीक है, इंग्लिश है ये, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, अब ये भाई, अब जो बच्चा ये नहीं जानता, ठीक है, उसका जीवन व्यर्थ मैं कहूँगा। भले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ना आए, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ तो हर बच्चे को आना ही चाहिए। ठीक है, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को तो तीनों लॉ क्लियर होने चाहिए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है, या फिर ये कह सकते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स के प्रेजेंस को बताता है, फोर्स के प्रेजेंस को, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बल है ब्रह्मांड में जिसकी वजह से वस्तुएं, ठीक है, अपने पोजीशन को बदलती हैं, ठीक है, या फिर अपने दिशा को बदलती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, यानी कि अगर स्थिर है तो बल क्या कर सकता है, उसको गति में ला सकता है, यानी कि रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, और डायरेक्शन बदल सकता है, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। मान लेते एक बॉल है और मैं जोर से उस बॉल को दबा रहा हूं, तो उस बॉल के शेप को बदल सकता है। तो भाई ये सारे कार्यक्रम हमारे जो है फोर्स कर सकता है। ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा कि भाई मैग्नीट्यूड, जिनको डाउट है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ था वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बताया, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो चेंज होता है, ठीक है, उसके रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और लास्ट में ये फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू m इंटू ए। और फोर्स की जो SI यूनिट थी वो थी न्यूटन। ठीक है, और हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं या बोलते थे, ठीक है ना। इनर्शिया INERTIA, जड़त्व का नियम या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक ही है या मिलता जुलता है। और उसकी बेस कहां से रखी गई, वो गैलीलियो साहब ने रखा। ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया था। अब देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब इसको समझना, तो इन्होंने ये कहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्शन, ठीक है ना, REACTION। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये था भैया स्टेटमेंट हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ठीक है, अब इसको समझते हैं और थोड़े डिटेल में। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक, पहली चीज ये हो गई। ठीक है ना, पहली चीज ये हो गई। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़े से और डीपली इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने इस बोर्ड पे 10 फोर्स लगाया, तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। अब हमने किसी को जोर से एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो मैंने उसके गाल पे मारा, मान लेते हैं 50 न्यूटन का, तो भैया गाल भी उसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है,
ठीक है, मतलब ये लिमिटेशन कह लो या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ कब कब लगता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो सिचुएशन लगभग इसी तरह की है, ठीक है। तो क्या यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है? कमेंट सेक्शन में भी ठोक के वीडियो बताना, उसके बाद फिर मेरी वीडियो देखना क्या आंसर है इसका। तो भाई देखो, सारे बच्चे जो देख रहे हैं उसको कमेंट करें, सारे अच्छे बच्चे, ठीक, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है? तो नहीं। तो भाई क्यों नहीं है? एक चीज समझना कि भाई मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन का लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स, संतुलित बल का ये एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। यहां पे फोर्स बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना, यहां पे फोर्स बैलेंस नहीं होगा, यानी कि सबसे पहला कंडीशन कि दो ऑब्जेक्ट यहां होने जरूरी हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, यहां एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे मान लेते हैं, बॉडी ए है, ये बी है और ये सी थी, तो अब सी पे ये बैलेंस फोर्स हो गया, लेकिन अगर बॉडी ए की बात करें, ठीक है ना, तो बॉडी ए पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो 10 न्यूटन का लग रहा है। अब बॉडी ए ने बी पे जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो भैया ये बॉडी और ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी क्या है भाई, मोशन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर जोर से लगा तो उधर ही होगी, ठीक है। तो भैया ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो सिर्फ इस बॉडी की बात करें तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि भैया दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और ये जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, इट विल नेवर कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो अगर भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेवर कैंसल, दीज टू फोर्सेस नेवर कैंसल ईच अदर, ठीक है ना, यानी कि भैया ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कभी भी कैंसल आउट नहीं करेंगे, मतलब ये कभी भी बैलेंस फोर्स का एग्जांपल नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला हमने क्या बताया कि टू ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और ये फोर्सेस नेवर कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, ईच अदर, ठीक है ना। अब जो दूसरी बात आती है इसमें, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट, ये दूसरी लिमिटेशन कह लो या फिर दूसरी आप कह सकते हैं कि ये दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, समान परिमाण, ठीक है, एंड व्हाट, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर ये कह सकते हो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक। तो भैया ये हो गया दूसरी चीज, ठीक है ना, एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि भैया मैंने मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ठीक ठीक,
तो भाई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने दो ऑब्जेक्ट आके टकरा गए, ठीक। अब भैया ये 8:02 पे इसने इस पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, तो उसी समय इसने भी उतना ही फोर्स लगाया दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है ना। चौथा, ठीक है, चौथा क्या हो सकता है भाई, चौथा 2 ऑब्जेक्ट्स हो गया, चौथा यही था, नेवर कैंसिल ईच अदर्स, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि हम लोग जहां देखते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, हम सोचते हैं कि वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स क्या, जैसे वॉकिंग, ठीक है ना, वॉकिंग। तो अगर एक व्यक्ति चल रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर और उसका रिएक्शन हो रहा है आगे की ओर, यानी कि पीछे की ओर अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन का लगाऊं, तो उसके रिएक्शन की वजह से मैं आगे चल पा रहा हूं। आगे चलने के और भी कारण है, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ भी एक कारण है। स्विमिंग, ठीक है ना, स्विमिंग मतलब तैरना। अगर ये पानी है, इसमें कोई व्यक्ति तैर रहा है, ठीक है ना, तो वो फोर्स पीछे की ओर लगा रहा है, फोर्स किधर लगा रहा है, पीछे की ओर, और उसका रिएक्शन हो रहा है आगे की ओर, जिसकी वजह से वो आगे चल पा रहा है, ठीक है ना। फिर आ गया भाई रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। तो रिकॉइलिंग का मतलब हो गया कि भाई मैंने बंदूक को चलाया, ठीक है, और मेरा हाथ थोड़ा पीछे हो गया, मतलब बंदूक पीछे की ओर थोड़ी आ गई, तो ये होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब ये होता क्यों है भाई, एक गन है, उसमें से मैं बुलेट फायर कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं बुलेट जो है, ठीक है, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बुलेट और एक गन। तो जब बुलेट निकली तो गन पे फोर्स लगाई, ठीक है ना, मान लेते हैं 100 न्यूटन का, और बुलेट निकल गई आगे की ओर, यानी गन भी उस पर लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, गन ने उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसका रिएक्शन हुआ किस पे, बुलेट पे, ठीक। तो इस वजह से रिकॉइल हुई गन पीछे की ओर हुई, इसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो उसे चोट लग रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो इसका सबसे अच्छा जो है, आप कह सकते हैं क्या, एक्सप्लेनेशन, कि भाई जब मैं हाथ से मारूं तो मेरा हाथ जो है ना हार्ड है, गाल सॉफ्ट है, ठीक है, तो जिसकी वजह से गाल पे हालांकि चोट मुझे भी लगेगी थोड़ी सी, ठीक है, ना होगा तो किसी को मार के ट्राई कर लेना, ठीक। तो भाई जब आप एक थप्पड़ मारते हैं किसी को, या फिर हम कह रहे हैं भाई हथौड़ी से अगर मैं इस बोर्ड पे मारूं तो ये टूटेगा, हथौड़ी नहीं, थोड़ी बहुत हार्ड है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर यही ग्लास है तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है ना, आयरन है तो पचक जाएगा, ठीक है ना, और अगर ये कंक्रीट है तो शायद ना टूटे हथौड़ी से मारने पे, ठीक है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, बेधड़क, ठीक है। और जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी मुझको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब एक क्या भाई, एक डीप सा बता दे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, जड़त्व का नियम। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है m×a, और न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर देखो, अच्छा एक चीज और देखो, ठीक, वो है कि जैसे कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन, बार बार मैं 10 ही ले रहा हूँ, अब 11 कर देता हूँ, बच्चे कहेंगे भाई सर 10 ही से क्या, 10 नंबरी, ठीक है, सचिन 10 नंबरी रोनाल्डो, ठीक। तो ये हो गया भाई, इधर भी 1 न्यूटन का या 11 न्यूटन का फोर्स लगा।
अब देखो किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन। किसने किया, मान लेते हैं दो व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते आके टकरा गए, गलती किसकी, कौन एक्शन किया, ये ब्लू वाला कि ब्लैक वाला, कौन एक्शन किया। तो भाई कोई भी एक को हम एक्शन लेंगे, किसी भी एक को हम एक्शन कह सकते हैं। तो अगर एक को एक्शन लेंगे तो दूसरे को रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको एक्शन बोलेंगे तो इसको रिएक्शन बोलेंगे, इसको एक्शन बोल रहे हैं तो इसको रिएक्शन बोलेंगे। तो अगर हम बोलें कि ब्लू वाला व्यक्ति ने एक्शन किया तो हम बोलेंगे ब्लैक वाला व्यक्ति क्या किया, रिएक्शन किया। या फिर अगर हम बोलते हैं कि ब्लैक वाले ने एक्शन किया देन ब्लू क्या किया, रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्रिया, एक ने क्रिया की तो दूसरे ने प्रतिक्रिया की, ठीक है ना। तो एक ने क्रिया की तो दूसरे ने प्रतिक्रिया की, ठीक है ना। तो ये थे जो है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।